का दौर चलता है तो अक्सर ऐसा होता है कि एक शब्द हमें घूम फिर के मिल ही जाता है और कई बार उस शब्द से आपका आमना सामना भी हुआ होगा, जैसे कि विश्वास। तो इस विश्वास के बारे में है आज की कहानी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और कहानी का नाम है विश्वास। तो विश्वास को कैसे पाया जाए, लोगों को कैसे दिया जाए और इसे निभाया कैसे जाए, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा आज की इस कहानी में। उन दिनों मिस जोशी बंबई सभ्य समाज की राधिका थी तो वो एक छोटी सी लड़कियों के स्कूल की टीचर, पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी अमीर रानियों को भी शर्मिंदा करता था। वो एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज के रहने की जगह थी। वहां सारे दिन शहर के अमीरों, राजाओं, राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वो सारे प्रांत के पैसे और कीर्ति चाहने वालों की देवी थी। अगर किसी को पद का शौक था तो वो मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या रिश्तेदार के लिए कोई अच्छा पद दिलाने की धुन थी तो वो मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम आदि, सरकारी चीजों के ठेके, लोहे, लकड़ी, कल पुर्जे आदि के ठेके सब मिस जोशी के हाथों में ही थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों से होता था। जिस समय वो अपने अरबी घोड़ों की घोड़ा गाड़ी पर सैर करने निकलती तो अमीरों की सवारियां खुद ब खुद रास्ते से हट जाती थी। बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे। वो सुंदर थी, लेकिन शहर में उससे बढ़कर सुंदर औरतें भी थी। वो पढ़ी लिखी थी, बातें करने में होशियार थी, गाने में अच्छी, हंसती तो अलग ही सुंदरता से, बोलती तो अलग ही ढंग से, देखती तो चंचल नजरों से। लेकिन इन गुणों वाली वो इकलौती नहीं थी। उसकी प्रतिष्ठा, ताकत और कीर्ति का कुछ और ही राज था। सारा शहर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना खरीदे हुए गुलाम है। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए बादशाह का हुक्म है। वो थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साईं की तरह रहते हैं और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्यार में वासना की मात्रा ज्यादा है या भक्ति की, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी शादीशुदा है और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्यार को बुरा कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बंबई की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने अनाज पर टैक्स लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक बड़ी सभा हो रही थी। सभी शहरों से जनता के प्रतिनिधि उसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के बड़े भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी भरी घास पर बंबई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक चेयरमैन न आए थे, इसलिए लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारी पर इल्जाम लगता था, कोई देश के हालात पर, कोई अपनी गरीबी पर। अगर हम लोगों में लड़ने की जरा भी काबिलियत होती तो मजाल थी कि ये टैक्स लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी दंगे के डर से हथियार वाली पुलिस बुला ली है। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए, जनता के बीच में बेफिक्री से घोड़े दौड़ाते फिरते थे, मानो मैदान बिल्कुल साफ हो। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में शहर के सभी बड़े बड़े अमीर और राज्याधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस भीड़ को नफरत और डर की नजर से देख रहे थे। अचानक चेयरमैन महाशय आपने एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया। आपटे की उम्र 30 से 35 साल से ज्यादा न थी। दुबले पतले आदमी थे। चेहरे पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था। बाल भी पक चले थे, पर चेहरे पर सरल हंसी की रेखा झलक रही थी। वो सफेद मोटा कुर्ता पहने हुए थे, न पांव में जूते थे, न सिर पर टोपी। इस कमजोर बुझे हुए आदमी में न जाने कौन सा जादू था कि पूरी जनता उसकी पूजा करती थी। उसके पैरों में न जाने कौन सा जादू था कि सारी औरतें उसकी पूजा करती थी। उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी।
इस आदमी के हाथों में इतनी ताकत थी कि वो पल भर में सारी मिलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके डर से नींद ना आती थी, रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज्यादा डरावना जीव अधिकारियों की नजर में दूसरा न था। ये महान शासन ताकत उस एक हड्डी के आदमी से थरथर कांपती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, बेदाग, ताकतवर और दिव्य आत्मा रहती थी। आप्टे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत दिमाग रहने और अहिंसा का व्रत पालन करने का आदेश दिया। फिर देश में राजनीतिक हालात के बारे में बताने लगे। अचानक उनकी नजर सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका जनता के दुख से दुखी दिल तिलमिला उठा। यहाँ अनगिनत लोग अपनी मुसीबत की फरियाद सुनाने के लिए जमा थे और वहां मेजों पर चाय और बिस्कुट, मेवे और फल, बर्फ और शराब की रेल पेल थी। वे लोग इन बदनसीबों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आप्टे की जबान काबू से बाहर हो गई। बादल की तरह गरजकर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को तरस रहे हैं, उधर अनाज पर टैक्स लगाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी न हो। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़कर धरती से पैसा निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की देख रेख करने के लिए रखा है, हमारे मालिक बने हुए शराब की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अजीब बात है कि मालिक भूखों मरे और नौकर शराब उड़ाए, मेवे खाए और इटली और स्पेन की मिठाइयां चले। ये किसकी गलती है? क्या नौकरों की? नहीं, कभी नहीं। हमारी ही गलती है कि हमने अपने नौकरों को इतना हक दे रखा है। आज हम ऊंची आवाज से कह देना चाहते हैं कि हम ये क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते। ये हमारे लिए सहन करना संभव नहीं है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों दानों को तरसे और कर्मचारी लोग आराम में डूबे हुए हमारे दुख भरे रोने की जरा भी परवाह न करते हुए अय्याशी करें। ये सहा नहीं जा सकता है कि हमारे घरों में चूल्हे न जले और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच गाने की महफिलें सजाएं, दावते उड़ाए, अपनी अय्याशियों पर पैसों की बारिश करे। दुनिया में और ऐसा कौन सा देश होगा जहां जनता तो भूखी मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी अय्याशी में डूबे हो, जहां औरतें गलियों में ठोकरें खाती फिरती हो और टीचर का रूप धारण करने वाली वैश्याएं अय्याशी के नशे में चूर रहती हो। अचानक हमारे सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई। उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए। ये लोगों को भड़काने वाला भाषण है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे से बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आप्टे को ही पकड़ो, वही हमारा दुश्मन है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आप्टे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धीरज हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी समय आप्टे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हम यहाँ बवाल करने नहीं, सिर्फ दुनिया की नैतिक सहानुभूति पाने के लिए जमा हुए थे और हमारा मकसद पूरा हो गया। एक पल में सभा भंग हो गई और आप्टे हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चू, बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी ने कहा, इससे क्या फायदा? क्यों, उसको अपने किए की सजा मिल जाएगी। लेकिन सोचिए हमें उसकी कितनी कीमत देनी पड़ेगी। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वो पूरी दुनिया में फैलेगी और हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप अखबारों में रिपोर्टर्स की जबान तो नहीं बंद कर सकते। कुछ भी हो, मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी। बदनामी से डरना ही बेकार है। हम प्रांत के सारे अखबारों को हमारी अच्छाई का राग अलापने के लिए खरीद सकते हैं। हम हर एक इल्जाम को झूठा साबित कर सकते हैं। आप्टे पर झूठा इल्जाम लगाने का अपराध लगा सकते हैं। मैं इससे आसान उपाय बतला सकती हूँ। आप आप्टे को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, मैं उससे मिलूंगी और उन तरीकों से जिनका इस्तेमाल करने में हमारी जाति माहिर है, उसके अंदर के भावों और ख्यालों को समझकर आपके सामने रख दूंगी।
मैं ऐसे सबूत खोज निकालना चाहती हूँ जिनके जवाब में उसे मुंह खोलने की हिम्मत ना हो और दुनिया की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आई कि ये चालाक और बदमाश था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया है जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो चालबाजों का मुखिया है और मैं इसे साबित कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की नजर में देवता नहीं बनाना चाहती, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर औरत अपनी मोहिनी न डाल सके। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम ये काम पूरा कर दिखाओगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे सजा देना चाहता हूँ। तो हुक्म दे दीजिए कि वो इसी समय छोड़ दिया जाए। जनता कहीं ये तो न समझेगी कि सरकार डर गई? नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने लोगों की इच्छा का सम्मान किया है। लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? नकाब डालकर जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर न होगी। मुझे तो अब भी डर है कि वो तुम्हें शक की नजर से देखेगा और तुम्हारे पंजे में न आएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा कर देखो। ये कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्यार भरी नजरों से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे। चैत की ठंडी सुखद हवा चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसका शांत सौम्य निराशा भरा चेहरा उसकी आंखों में समाया हुआ था। सुबह मिस जोशी अपने भवन से निकली, लेकिन उसके कपड़े बहुत ही साधारण थे और गहनों के नाम पर शरीर पर एक धागा भी न था। बिना सजे धजे उसकी छवि साफ पानी की तरह और भी निखर गई। उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चल पड़ी। आपटे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था। तांगे वाला मकान का पता जानता था, कोई दिक्कत न हुई। मिस जोशी जब मकान के दरवाजे पर पहुंची तो न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाई। एक अधेड़ औरत ने दरवाजा खोला। मिस जोशी उस घर की सादगी देखकर दंग रह गई। एक किनारे पर चारपाई पड़ी हुई थी, एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें रखी हुई थी, फर्श पर लिखने का डेस्क था और एक रस्सी पर कपड़े लटक रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में एक लोहे का चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे। एक लंबा तगड़ा आदमी जो उसी अधेड़ औरत का पति था, बैठा एक टूटे हुए ताले की मरम्मत कर रहा था और एक 5-6 साल का तेज बच्चा आपटे की पीठ पर चढ़ने के लिए उनके गले में हाथ डाल रहा था। आपटे इसी लोहार के साथ उस घर में रहते थे। अखबारों के लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते और इस तरह घर के इंतजाम की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन बिता रहे थे। मिस जोशी को देखकर आपटे जरा चौंके, फिर खड़े होकर उनका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहाँ बैठा हूं। अपनी गरीबी पर आज उन्हें जितनी शर्म आई उतनी और कभी न आई थी। मिस जोशी उनकी उलझन देखकर खाट पर बैठ गई और जरा रुखाई से बोली, मैं बिना बुलाए आपके यहाँ आने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन काम इतना जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा न हो सकता था। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? आपटे ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। उसकी पत्नी भी बाहर चली गई, सिर्फ बच्चा रह गया। वह मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो कि तुम आपटे दादा की कौन हो? मिस जोशी ने खाट से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस समय क्यों आई हूँ? आपटे ने झेपते हुए कहा, आपकी दया के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी ने कहा, नहीं, दुनिया इतनी दयालु नहीं हुई है कि आप जिसे गालियां दे वो आपको धन्यवाद दे। आपको याद है कि कल आपने अपने भाषण में मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाए थे? मैं आपसे जोर देकर कहती हूँ कि वे इल्जाम लगाकर आपने मुझ पर घोर अत्याचार किया है। आप जैसे भले दिल समझदार आदमी से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। मैं कमजोर हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या ये सही था कि आप एक कमजोर पर झूठा इल्जाम लगाए? अगर मैं आदमी होती तो आपसे डुअल खेलने की विनती करती। कमजोर हूँ, इसलिए आपकी अच्छाई को छूना ही मेरे हाथ में है। आपने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं वे पूरी तरह झूठे हैं। आपटे ने मजबूती से कहा, अंदाजा तो बाहरी सबूतों से ही किया जाता है। बाहरी सबूतों से आप किसी के अंदर की बात नहीं जान सकते। आपटे ने कहा,
जिसका अंदर बाहर एक न हो, उसे देखकर धोखे में पड़ जाना स्वाभाविक है। हाँ, तो वो आपकी गलती है और मैं चाहती हूँ कि आप उस दाग को मिटा दे जो आपने मुझ पर लगाया है। आप इसके लिए भरपाई करेंगे? अगर न करूं तो मुझसे बड़ा बदमाश दुनिया में न होगा। आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैंने आज तक किसी औरत पर विश्वास नहीं किया। क्या आपको ये शक हो रहा है कि मैं आपके साथ खेल खेल रही हूँ? आपटे ने मिस जोशी की ओर दया भरी, नम, सरल नजरों से देखकर कहा, बाई जी, मैं गवार और अशिष्ट आदमी हूँ, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे दिल में जो आदर है वह उस श्रद्धा से कम नहीं है जो मुझे देवताओं पर है। मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, ये भी नहीं जानता कि मेरे पिता कौन थे, लेकिन जिस देवी की दया की छाया में मैं पला बढ़ा, उनकी मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और औरत की ओर मेरी भक्ति को जिंदा रखे हुए है। मैं उन शब्दों को मुंह से निकालने के लिए बहुत दुखी और शर्मिंदा हूँ जो गुस्से में निकल गए, और मैं आज ही अखबार में दुख जताते हुए आपसे माफी की प्रार्थना करूंगा। मिस जोशी का अब तक ज्यादातर स्वार्थी आदमियों से ही पाला पड़ा था, जिनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मतलब छुपा हुआ था। आपटे के सरल विश्वास पर उसका मन खुशी से भर गया। शायद वो गंगा में खड़ी होकर अपने दोस्तों से ये कहती तो उसके फैशनेबल दोस्तों में से किसी को उस पर विश्वास न आता। सब मुंह के सामने तो हाहा करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। उन कपटी दोस्तों के सामने ये आदमी था जिसके एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही थी, जिसके शब्द दिल से निकलते हुए मालूम होते थे। आपटे उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें डर लग रहा था कि अब मैं चाहे जितनी भी माफी मांगू, मिस जोशी के सामने कितनी सफाइयां पेश करूं, मेरे इल्जामों का असर कभी न मिटेगा। इस भाव ने अनजाने में उन्हें अपने बारे में ऐसी बातें कहने की प्रेरणा दी जो उन्हें उसकी नजर में छोटा बना दे, जिससे वो भी उन्हें नीच समझने लगी। उसको संतोष हो जाए कि ये भी बुरा आदमी है। आपटे बोले, मैं जन्म से बदकिस्मत हूँ, माता पिता का तो मुंह ही देखना नसीब न हुआ। जिस दयालु औरत ने मुझे सहारा दिया था वो भी मुझे 13 साल की उम्र में अनाथ छोड़कर मर गई। उस समय मेरे साथ जो बीती उसे याद करके इतनी शर्म आती है कि किसी को मुंह न दिखा सकता हूँ। मैंने धोबी का काम किया, मोची का काम किया, घोड़े की देखभाल की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहाँ तक कि कितनी ही बार भूख से बेचैन होकर भीख मांगी। मैं मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूँ। भीख मांगना भी किसी किसी हालत में माफ किया जा सकता है, लेकिन मैंने उस उम्र में ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। चोरी की, धोखा दिया, यहाँ तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाई। मिस जोशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आज ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इन्हें लोगों को बताकर आपको कितना बदनाम कर सकती हूँ। इसका आपको डर नहीं है? नहीं, आपसे मुझे डर नहीं है। अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूं तो? जब मैं अपने अपराध पर शर्मिंदा होकर आपसे माफी मांग रहा हूं तो मेरा अपराध रहा ही कहां जिसका आप मुझसे बदला लेंगी? इससे तो मुझे डर होता है कि आपने मुझे माफ नहीं किया तो। लेकिन अगर मैंने आपसे माफी न मांगी तो मुझसे तो बदला न ले सकती। बदला लेने वाले की आंखें ऐसी गीली नहीं हो जाया करती। मैं नहीं समझ सकता कि आप छल कर सकती हैं। आप अगर धोखा देना चाहती तो यहाँ कभी ना आती। मिस जोशी ने कहा, मैं आपकी कमजोरी जानने के लिए आई हूँ, तो शौक से जानिए। मैं बतला चुका हूँ कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई थी, नासिक की जेल में रखा गया था। मेरा शरीर कमजोर था, जेल की कड़ी मेहनत न हो सकती थी और अधिकारी लोग मुझे कामचोर समझकर बेंच से मारते थे। आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ। मिस जोशी ने कहा, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आपटे ने कहा, ऐसा भागा कि किसी को खबर न हुई। आज तक मेरे नाम का वारंट जारी है और 500 रुपए का इनाम भी है। तब तो मैं आपको जरूर पकड़वा दूंगी। तो फिर मैं आपको अपना असली नाम भी बता देता हूँ। मेरा नाम दामोदर मोदी है। ये नाम तो पुलिस से बचने के लिए रखा है। बच्चा अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस जोशी के मुंह से पकड़वाने की बात सुनकर वो होशियार हो गया। उन्हें डांट कर बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी ने कहा, सिपाही। और कौन? हम सिपाही को मारेंगे। ये कहकर वो एक कोने से अपना खेलने वाला डंडा उठा लाया।
और आपटे के पास बहादुरी से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा है। मिस जोशी ने कहा, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। आपटे ने कहा, इसकी भी एक कहानी है। साल भर की बात है। ये लड़का खो गया था, मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछता पूछता इसे यहाँ लाया। उसी दिन से इन लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि मैं इनके साथ रहने लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कहानी सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूँ? वही जो मैं असल में हूँ, नीच, कमीना, धूर्त। नहीं, आप मेरे साथ फिर नाइंसाफी कर रहे हैं। पहली नाइंसाफी तो माफ कर सकती हूँ, ये नाइंसाफी माफ नहीं कर सकती। इतने खराब हालातों में पड़कर भी जिसका दिल इतना पवित्र, इतना साफ, दयालु हो, वो आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो इल्जाम लगाए वो सच है। मैं आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा बुरी हूँ। मैं इस लायक भी नहीं कि आपकी ओर देख सकूं। आपने अपना बड़प्पन दिखाकर मेरा असली चेहरा मेरे सामने रख दिया। मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ये कहते कहते वो उनके पैरों पर गिर पड़ी। आपने ने उसे उठा लिया और बोले, भगवान के लिए मुझे शर्मिंदा ना करो। मिस जोशी ने भरे गले से कहा, आप इन बदमाशों के हाथ से मुझे बचाइए। मुझे इस लायक बनाइए कि आपकी भरोसेमंद बन सकूं। भगवान साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी हालत पर कितना दुख होता है। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि अपनी हालत सुधारूं, इस अय्याशी के जाल को तोड़ दूं जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए है। पर कमजोर आत्मा अपने फैसले पर टिकी नहीं रहती। मुझे जिस ढंग से पाला गया है उसका ये नतीजा होना स्वाभाविक सा मालूम होता है। मेरी ऊंची पढ़ाई लिखाई ने घर गृहस्थी के जीवन के बारे में मेरे मन में नफरत पैदा कर दी। मुझे किसी आदमी के सहारे रहने का ख्याल अस्वाभाविक लगता था। मैं पत्नी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक आजादी के लिए जहर के समान समझती थी। मैं तर्क बुद्धि से अपने औरत होने के एहसास को मिटा देना चाहती थी। मैं आदमियों की तरह आजाद रहना चाहती थी। क्यों किसी की कैदी होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी आदमी के सांचे में ढालूं? क्यों किसी को ये हक दूं कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया? शादी मेरी नजर में बुरी चीज थी। अपने माता पिता की बुराई करना मेरे लिए ठीक नहीं। भगवान उन्हें सदगति दे। उनकी राय मेरी किसी बात पर न मिलती थी। पिता पढ़े लिखे थे, माँ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उनमें रात दिन बहस होती रहती थी। पिताजी ऐसी औरत से शादी हो जाना अपने जीवन की सबसे बड़ी बदकिस्मती समझते थे। वो ये कहते कभी न थकते थे कि तुम मेरे पांव की बेड़ी बन गई हो, नहीं तो मैं न जाने कहां उड़कर पहुंच गया होता। उनके ख्याल में सारी गलती माँ के अनपढ़ होने की वजह से थी। वो अपनी इकलौती बेटी को बेवकूफ माँ के साथ दूर रखना चाहते थे। माँ कभी मुझसे कुछ कहती तो पिताजी उन पर टूट पड़ते। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि लड़की को डांटो मत, वो खुद अपना भला बुरा सोच सकती है। तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान को कितना धक्का लगेगा ये तुम नहीं जान सकती। आखिर माँ ने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और शायद इसी दुख में चल बसी। अपने घर की अशांति देखकर मुझे शादी से और भी नफरत हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जिन्होंने खुद भी शादी नहीं की थी। मेरा तो अब ये ख्याल है कि नौजवानों की पढ़ाई का भार सिर्फ अच्छे चरित्र पर रखना चाहिए। विलास में डूबे कॉलेज के शौकीन प्रोफेसर स्टूडेंट्स पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते। मैं इस समय ऐसी बातें आपसे कह रही हूँ, पर अभी घर जाकर ये सब भूल जाऊंगी। मैं जिस दुनिया में हूँ उसकी हवा ही गंदी है। वहाँ सभी मुझे कीचड़ में लथपथ देखना चाहते हैं। मेरे विलास में डूबे रहने में ही उनका स्वार्थ है। आप वो पहले आदमी हैं जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। भगवान के लिए अब मुझे भूल न जाइएगा। आपटे ने मिस जोशी की ओर दर्द भरी नजर से देखकर कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी मिस जोशी। हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई साफ नहीं है। इंसान बिगड़ता है तो हालातों से या पिछले संस्कारों से। वो हालातों को छोड़ने से ही बच सकता है। संस्कारों से गिरने वाले इंसान का रास्ता इससे कहीं मुश्किल होता है। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, सिर्फ हालातों ने उसे कोहरे की तरह ढक लिया है। अब विवेक का सूरज उग गया है। भगवान ने चाहा तो कोहरा भी हट जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन हालातों को छोड़ने को तैयार हो जाइए। मिस जोशी ने कहा, यही आपको करना होगा।
आपटे ने चुभती हुई नजरों से देखकर कहा, वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है? मिस जोशी ने कहा, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी अगर आप पिलाएंगे तो। कल आप मेरे घर आने की दया करेंगे शाम को? जरूर आऊंगा, मिस जोशी ने विदा देते हुए कहा। भूलिएगा नहीं, मैं आपका रास्ता देखती रहूंगी। अपने रक्षक को भी लाइएगा। ये कहकर उसने बच्चे को गोद में उठाया और उसे गले से लगाकर बाहर निकल आई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है। प्यास से तड़पते हुए इंसान को नदी का किनारा नजर आने लगा था। दूसरे दिन सुबह मिस जोशी ने मेहमानों के नाम इनविटेशन कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आपटे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। अब महाशय इस जाल से बचकर कहाँ जाएंगे? मिस जोशी ने उन्हें फंसाने के लिए अच्छी तरकीब निकाली। इस काम में निपुण मालूम होती है। मैंने समझा था आपटे चालाक आदमी होगा, मगर इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सूझ सकती है। 4 ही बजे मेहमान लोग आने लगे। शहर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, अखबारों के एडिटर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे कपड़े और गहने निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था लाल रोशनी की छटा चली आ रही है। भवन में चारों ओर सुगंध की लपटें आ रही थी और मीठे संगीत की आवाजें हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुंचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। मिसेस पैटेट बोली, मिस जोशी दिल का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। मिस्टर सौराब जी ने कहा, मैंने सुना है आपटे बिल्कुल गंवार सा आदमी है। मिस्टर भरूचा ने कहा, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं की, सभ्यता कहां से आती। मिस्टर भरूचा ने कहा, आज उसे खूब बनाना चाहिए। महंत वीर भद्र डाडी के अंदर से बोले, मैंने सुना है नास्तिक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। मिस जोशी ने कहा, नास्तिक तो मैं भी हूं, भगवान पर मेरा भी विश्वास नहीं है। महंत ने कहा, आप नास्तिक हो पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देती है। मिस्टर जौहरी ने कहा, आपने लाख की बात कही महंत जी। मिसेज भरूचा ने कहा, क्यों महंत जी, आपको मिस जोशी ने ही आस्तिक बनाया है क्या? अचानक आपटे लोहार के बेटे की उंगली पकड़े हुए भवन में आए। वो पूरे फैशनेबल अमीर बने हुए थे। बच्चा भी किसी अमीर का लड़का मालूम होता था। आज आपटे को देखकर के लोगों को मालूम हुआ कि वो कितना सुंदर सजीला आदमी है। चेहरे से शौर्य निकल रहा था, पोर पोर से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वो इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वो कहीं चूके और तालियां बजाए, कहीं कदम फिसले और कहे कहे लगाए। पर आपटे मंझे हुए खिलाड़ी की तरह जो कदम उठाता था वह सधा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वो जमा हुआ। लोग उसे पहले छोटा समझते थे, अब उससे जलने लगे, उस पर ताने कसने शुरू किए। लेकिन आपटे इस कला में भी निपुण निकला। बात मुंह से निकली और उसने जवाब दिया, पर उसके जवाब में गंदगी या कड़वाहट जरा भी ना होती थी। उसका एक एक शब्द सरल साफ मन को खुश करने वाले भावों में डूबा होता था। मिस जोशी उसकी बात करने की कला पर खुश हो उठती थी। सोराब जी ने कहा, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी? आपटे ने कहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता तो आज मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड होता। मिसेस भरूचा ने कहा, मैं तो आपको डरावना जीव समझती थी। आपटे ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे औरतों के सामने न देखा होगा। अचानक मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे कपड़े गहने उतार फेंके। उसके चेहरे से संकल्प का तेज निकल रहा था। आंखों से दबी रोशनी निकल रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को नफरत से देखा, अपने गहनों को पैरों से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली। आज सुबह ही उसने ये साड़ी मंगा ली थी। उसे इस नए रूप में देखकर सब लोग चौंक गए। ये काया पलट कैसी? अचानक से किसी की भी आंखों को विश्वास न आया। लेकिन मिस्टर जौहरी बगले बजाने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए कोई नया नाटक रचा है।
दोस्तों, आपको याद है परसों महाशय आप्टे ने मुझे कितनी गालियां दी थी। ये महाशय खड़े हैं। आज मैं इन्हें उस बुरे व्यवहार की सजा देना चाहती हूँ। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे छुपे हुए राज को जान आई। ये जो जनता की भीड़ गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने पर गिर पड़े। मैं उन रहस्यों को खोलने में अब देर न करूंगी। आप लोग बेचैन हो रहे होंगे। मैंने जो कुछ देखा वो इतना डरावना है कि उसकी कहानी सुनकर शायद आप लोगों को बेहोशी आ जाएगी। अब मुझे जरा भी शक नहीं है कि ये महाशय पक्के देशद्रोही है। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों से हॉल गूंज उठा। मिस जोशी ने कहा, लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग चौंक कर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। मिस जोशी ने कहा, छुपकर हथियार जमा किए हैं और छुपकर हत्याएं की है। मिस्टर जौहरी ने तालियां बजाई और तालियों का दौर फिर बरस गया। मिस जोशी ने कहा, लेकिन किसकी हत्या? दुख की, गरीबी की, जनता की तकलीफों की, हट धर्मी की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया और लोग चकित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिस जोशी ने फिर से कहा, महाराज आप्टे ने डकैतियां की है और कर रहे हैं। अब की बार किसी ने ताली न बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखे आगे क्या कहती है। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ छीन लिया है, यहां तक कि अब मैं बेसहारा हूं और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है। प्राणधार, इस बेचारी को अपने पैरों में जगह दो, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूं तुम मुझे निराश न करोगे। ये कहते कहते वो जाकर आप्टे के चरणों में गिर पड़ी। सारे लोग हैरान रह गए। एक हफ्ता गुजर चुका था। आप्टे पुलिस की हिरासत में थे और उन पर 4 केस चलाने की तैयारियां चल रही थी। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। शहर में रोज सभाएं होती थी। पुलिस रोज 10-5 आदमियों को पकड़ रहे थे। अखबारों में जोरों के साथ बहस हो रही थी। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को कैसे वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक पल के लिए आंखों से न उतरती थी। वो सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की। इसी ने मुझसे बेवफाई की? नहीं, कभी नहीं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन आप्टे को नहीं छोड़ूंगा। इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा। इस कांटे को खुद से निकाल बाहर करूंगा। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मिस जोशी अंदर आई। मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये सोच रहे थे कि शायद मिस जोशी निराश होकर मेरे पास आई है। कुछ रूखे लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ बाला, तुम्हारी याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफाई करो, पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मिस जोशी ने कहा, आप सिर्फ जबान से कहते हैं, क्या दिल चीर कर दिखा दूं? प्यार बदला नहीं लेता, प्यार गलत नहीं करता। आप मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उस पर भी आप कहते हैं मैं तुम्हें याद करता हूं। आपने मेरे मालिक को हिरासत में डाल रखा है, ये प्यार है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हैं कि इन हरकतों से डरकर मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी, तो आपको धोखा हो रहा है। आपको हक है कि आप्टे को काले पानी भेज दे, फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर न होगा। वो मेरे मालिक हैं, मैं उनको अपना मालिक समझती हूँ। उन्होंने अपनी महान दयालुता से मेरा उद्धार किया। आप मुझे विलास के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को गदा कर रहे थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे बिन आत्मा की औरत समझते थे। इस देव आदमी ने अपनी साफ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उसकी हो गई और मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वो मुझे मिल गई। उसे पाकर अब तीनों लोक की दौलत मेरी आंखों में छोटी है। मैं उनकी जुदाई में चाहे जान दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी ने कहा, मिस जोशी, प्यार दयालु नहीं होता,
माफ करने वाला नहीं होता। मेरे लिए तुम सब कुछ हो जब तक मैं समझता हूँ कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता हो सकती है कि तुम किस दिशा में हो? मिस जोशी ने कहा, यह आपका आखिरी फैसला है? मिस्टर जौहरी ने कहा, अगर मैं कह दूं कि हाँ तो? मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकालकर कहा, तो पहले आपकी लाश जमीन पर फड़कती होगी और आपके बाद मेरी। बोलिए, ये आपका आखिरी फैसला है? ये कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल को सीधा किया। जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतनी हिम्मत कर सकती थी? जाओ, तुम्हारा आपने तुम्हें मुबारक हो, उस पर से केस उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम में ही ये हिम्मत हो सकती है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं है जब तुम इस भवन की मालकिन होगी। आपने मुझे प्रेम के मैदान में ही नहीं, राजनीति के मैदान में भी हरा दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर रोशनी फैला सकता है। ये आज साबित हो गया। तो ये थी कहानी, और इस कहानी के सार की बात की जाए तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अच्छाई पारस पत्थर की तरह होती है। जिस तरह पारस पत्थर को छू लेने से कोई भी चीज सोने में बदल सकती है, वैसे ही अच्छे इंसान की संगत में आने से कोई भी इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। तो इसी के साथ ये कहानी विश्वास यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख